हेलो स्टूडेंट, मैं दयाशंकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर कोई मेरे YouTube चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जो एसएससी जेई की या राजस्थान स्टेट या कोई भी स्टेट जेईएन का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और अभी तो फ़िलहाल एसएससी जेई की डेट आई है और RSSB का फॉर्म भरा गया है। RSSB का दोबारा फॉर्म निकलेगा, है ना। लॉकडाउन के बाद उन्होंने बोला ही था। एसएससी जेई की डेट आई हुई है, तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल मशीन तो अपना चल ही रहा है, ठीक है, सर्किट मैं करवा चुका हूँ। इसके साथ आप एक सब्जेक्ट और बता दो, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन मतलब यूईपी, इसके अलावा एनालॉग और इसके अलावा एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग। एसएससी जेईएन के ये जो सब्जेक्ट है, इनमें से कोई और सब्जेक्ट अगर आप पैरेलली चाहते हो तो मैं 2 लेक्चर अपलोड कर दिया करूंगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने 3 फेस इंडक्शन मोटर में जो अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है, यूपी स्टेट के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि एज ए कंपेयर टू डीओएल स्टार्टर, कभी आपने सुना होगा बच्चों डीओएल स्टार्टर, ठीक है, बीटेक वगैरह में आपने सुना होगा, भूल गए होगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑपरेट्स एट फुल वोल्टेज 72% ऑफ फुल वोल्टेज, 58% ऑफ फुल वोल्टेज, 34% ऑफ फुल वोल्टेज। तो आंसर आएगा 58% ऑफ फुल वोल्टेज। अब ये आया कैसे है? वैसे तो 58% नहीं होता है, 57.7% होता है एग्जैक्ट, क्योंकि 1/√3 पे ऑपरेट होता है। वो सब अभी डिस्कस करेंगे कैसे आया है। अब यहाँ पे बच्चों बात ये आती है कि ये डीओएल क्या है। तो डीओएल का बच्चों पूरा नाम होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अब स्टार्टर कई बार एग्जाम में सेपरेटली पूछ लिया जाता है कि स्टार्टर क्या काम करता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। स्टार्टर का ध्यान रखें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और ये दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है स्टार्टर का मेन जो काम होता है वो होता है स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना, ताकि स्टार्टिंग वाइंडिंग आपकी बर्न नहीं हो जाए। बाई चांस स्टार्टिंग करंट बहुत हाई हुआ, शॉर्ट हो गया, तो वाइंडिंग बर्न हो सकती है। इसका मतलब स्टार्टर का मेन काम होता है स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना। लेकिन इंडक्शन मोटर में हम इसको यूज में ले रहे हैं स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए। करेक्ट है? ओके। अब सुनो, इधर स्टार्टर होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे यहाँ पे डीओएल बता रखा है बच्चों, स्टार डेल्टा स्टार्टर बता रखा है। तो इसमें 3 टाइप के स्टार्टर मैंने बताए हैं जो मेन है, वैसे तो 4 होते हैं। डीओएल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, ये जो तीनों स्टार्टर हैं बच्चों, ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए ही यूज में लेते हैं। इसका मतलब जिस इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल रोटर लगा होगा उसी मोटर में हम ये वाला स्टार्टिंग मेथड यूज में लेते हैं। ये तीनों स्टार्टर यूज में लेते हैं। क्यों? कल ही मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था बच्चों, जो कल की क्लास हुई थी, तो मैंने जब रोटर बता रहा था आपको, तो मैंने बोला था कि स्क्वायरल केज के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने का कोई अरेंजमेंट नहीं होता, इसमें सिर्फ टॉर्क को यूनिफॉर्म किया जा सकता है, इसलिए हम अलग से स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वाउंड केज के लिए क्या ये वाले स्टार्टर इस्तेमाल किए जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि वाउंड रोटर के अंदर बच्चों, वाउंड केज नहीं, वाउंड रोटर के अंदर ऑलरेडी रोटर पर रेजिस्टेंस अरेंजमेंट होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर ही देगा, और स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर देगा तो स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा ही देगा। इसलिए वो एक स्टार्टर का काम ऑलरेडी पहले से कर रहा है। इसलिए ध्यान रखना, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में टॉर्क यूनिफॉर्म होता है, लेकिन टॉर्क बढ़ाया नहीं जा सकता। तो बढ़ाने के लिए हम ये 3 टाइप के स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं। वैसे एक तरीका और होता है कि आप स्टेटर के साथ रिएक्टेंस भी लगा सकते हो, क्योंकि रिएक्टेंस भी क्या करता है बच्चों, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है। वो भी कर सकते हो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, ध्यान रखेंगे। ओके, तो अब बच्चों एक एक करके इनके बारे में थोड़े से पॉइंट पढ़ते हैं अपने, जो आपको याद रखने हैं। नोट कर लो बच्चों, ये जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ कॉपी पेन पास में रखो और इनको लिखते जाओ, क्योंकि यही शॉर्ट नोट है, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट बनाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट यही है, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर
कितने हॉर्स पावर की मोटर तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो अप टू 5 हॉर्स पावर की मोटर के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इन पे न्यूमेरिकल आता है बच्चों। स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क, देखो टीएसटी का मतलब स्टार्टिंग टॉर्क, अपॉन में फुल लोड टॉर्क बराबर होता है फुल लोड स्लिप, ब्रैकेट के अंदर शॉर्ट सर्किट करंट। देखो स्टार्टिंग करंट को हम शॉर्ट सर्किट करंट भी कहते हैं, ध्यान रखें, इसको आप स्टार्टिंग करंट भी कह सकते हो, शॉर्ट सर्किट भी कह सकते हो। क्यों? स्टार्टर यूज में ले रहे हैं, स्टार्टर अगर वर्क नहीं करे तो वो ऐसे शॉर्ट सर्किट की तरह भी काम कर सकता है, तो ध्यान रखें। तो शॉर्ट सर्किट करंट अपॉन फुल लोड करंट और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। टीएसटी यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क है बच्चों, टीएफ यहाँ पे फुल लोड टॉर्क है, आईएससी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट बोल दो या स्टार्टिंग करंट बोल दो, और आईएफ यहाँ पे फुल लोड करंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो देखो अब हमारे एग्जाम का जो अभी जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा। आप एक बात बताओ बच्चों, डीओएल स्टार्टर में जब आप सप्लाई देते हो तो कोई स्टार डेल्टा नहीं होता, इसका मतलब आप जितना लाइन पे देते हो उतना ही हमें मिलता है, ठीक है। तो अब डीओएल स्टार्टर के कंपेयर में स्टार डेल्टा स्टार्टर की अगर बात करें तो बच्चों आपने जितनी लाइन वोल्टेज दी आपको फेज पे कितना वोल्टेज मिलेगा और वही ऑपरेटिंग वोल्टेज होगी बच्चों। तो फेज पे आपको पता है स्टार के अंदर लाइन वोल्टेज VL बराबर होता है √3 VPH, यही होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, जब आप फेज ऑपरेटिंग वोल्टेज निकालोगे तो VPH बराबर आएगा VL/√3, और VL मान लो कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के इनपुट वोल्टेज है, तो 1/√3 के फैक्टर का वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। समझ गए कहानी? 1/√3 फैक्टर पे ऑपरेट होता है, ये ध्यान रखें। ओके, फिर बच्चों आ जाओ इधर। फॉर्मूला याद रखना बड़ा ही आसान है, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क, फुल लोड स्लिप अपॉन में 3, इसमें अपॉन में 3 नहीं था, ISC अपॉन IF का स्क्वायर। समझ गए कहानी? ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखें इधर। अगर बच्चों आपसे पूछ ले कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर टॉर्क रेशो स्टार डेल्टा के स्टार्टिंग टॉर्क के रेशो का होता है 1/3, यही होता है ना बच्चों। इसका मतलब अगर मैं 1/3 निकाल दूं तो ये ऊपर वाला जो ढांचा है ये मेरा किसका है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मैंने करेक्शन करनी है। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, ये यहाँ पे जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ये स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क का ये जो रेशो है बच्चों, ये किसका है? हमारा डीओएल स्टार्टर का। तो कहने का मतलब जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो डीओएल स्टार्टर का 1/3 होगा। तो यहाँ पे लिख देना डीओएल स्टार्टर और यहाँ पे स्टार डेल्टा कर देना, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे स्टार डेल्टा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चों ध्यान रखना है, स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, इन पे न्यूमेरिकल आएगा बच्चों, और मैं न्यूमेरिकल आगे आएगा वो मैं करवाऊंगा। स्टार लाइन करंट इज द 1/3 ऑफ द डेल्टा लाइन करंट, किसमें? स्टार डेल्टा स्टार्टर में। स्टार पावर विल बी 1/3 ऑफ द डेल्टा पावर इन स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो ये सारे रिजल्ट याद रखो और यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना बच्चों कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का 1/3 होता है स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क रेशो, किसमें? स्टार डेल्टा स्टार्टर में। ओके, फिर आता है बच्चों ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे एक फैक्टर आ जाएगा आपका K², और K आपको पता ही है बच्चों टर्न रेशो है। समझ गए कहानी? तो मैंने इतनी सारी थ्योरी बता दी है क्वेश्चन में, ये नोट कर लो और ये थ्योरी को रट्टा मार लो, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल करने हैं अपने को, आगे एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। और मैं रिवाइज भी करता जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर मैक्सिमम टॉर्क इज कांस्टेंट, मैक्सिमम टॉर्क इज नॉट रिलेटेड टू स्लिप। आंसर आ जाएगा मैक्सिमम टॉर्क इज नॉट रिलेटेड टू स्लिप, ये अभी मैं बताऊंगा। मैक्सिमम टॉर्क इज ए प्रोपोर्शनल टू स्लिप एंड टॉर्क इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। ध्यान रखें, मैक्सिमम टॉर्क बच्चों स्लिप पे डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट
नहीं होता, ये ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब मैक्सिमम टॉर्क नॉट रिलेटेड टू स्लिप। अब जानो कैसे आया बच्चों। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था और मैंने बोला इसको याद करो क्योंकि ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। ये फॉर्मूला मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। अब सुनो, कल मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या है। तो मैक्सिमम टॉर्क की बच्चों कंडीशन है R2 बराबर SX2। R2 रोटर का रेजिस्टेंस, X2 रोटर का रिएक्टेंस और S हो गई स्लिप। इसका मतलब अगर बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर मैं R2 को रिप्लेस कर दूं SX2 के साथ, तो आप रिप्लेस कर दो यहाँ पे, और रिप्लेस करने के बाद आपके पास जो रिलेशन आएगा कटने के बाद, तो आपके पास रिलेशन आएगा ये वाला, टॉर्क इक्वल टू K फाई E2 अपॉन 2X2। अब एक बात बताओ, ये मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन आई, इसका मतलब ये आपका निकल के आ गया मैक्सिमम टॉर्क। आप ये बताओ मैक्सिमम टॉर्क में स्लिप है क्या? नहीं है। समझ गए कहानी? तो ये ध्यान रखना है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क स्लिप पे डिपेंड नहीं करता। सुनो एक चीज और, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट रिपीट होता है एग्जाम में। अब ये तो क्वेश्चन आ गया, लेकिन अभी तक जहां तक मैंने एनालाइज किया ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा रिपीट होता है कि जो टॉर्क होता है मैक्सिमम टॉर्क, वो स्लिप पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है रोटर रिएक्टेंस पे। और रोटर रिएक्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैक्सिमम टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रोटर रिएक्टेंस। तो ये रिजल्ट याद रखना, आगे क्वेश्चन भी आ जाएगा तब भी मैं बता दूंगा। तो ध्यान रखें, एक बार फिर बता देता हूं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो स्लिप पे डिपेंड नहीं करता। आप प्रूफ कर सकते हो मैक्सिमम टॉर्क की ये कंडीशन R2 बराबर SX2 आप रख दो। और कई बार ये भी पूछा है कि मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन में रोटर रेजिस्टेंस होता है तो रोटर रिएक्टेंस का स्लिप टाइम्स होता है, ठीक है। ये वैल्यू पुट करो, आपके पास एक मैक्सिमम टॉर्क का रिलेशन निकल के आएगा और इसमें क्या होता है? रोटर रिएक्टेंस होता है। ओके, नेक्स्ट। इसके अलावा मैंने आपको दो फॉर्मूले और बताए हैं बच्चों इसी के अंदर, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम के अंदर। स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क होता है 2SM अपॉन SM स्क्वायर प्लस 1। SM क्या है? मैक्सिमम स्लिप के केस में R2 बाई X2। तो ये आपको निकालनी पड़ेगी या दे देगा मैक्सिमम स्लिप R2 बाई X2। उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला है फुल लोड टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क बराबर होता है 2SM SFL। और SM तो बच्चों कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। और SFL बच्चों जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो आप देखोगे न्यूमेरिकल में फुल लोड स्लिप हमें गिवन होता है और मैक्सिमम स्लिप हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। कहने का मतलब या तो R2X2 दिया होगा, और अगर R2X2 नहीं दिया तो कुछ नहीं है, आपको मैक्सिमम स्लिप भी दी जाएगी। ओके, तो ये फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाँ ये वाला क्वेश्चन तो बच्चों इतने एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बच्चों को तो आंसर भी याद हो गए हैं, ठीक है। आप भी देख लो। इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इफ सप्लाई वोल्टेज चेंज बाय 10%। अब बच्चों इसने क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दें कि सप्लाई वोल्टेज को 10% चेंज किया, अब घटाया है कि बढ़ाया है? जब ऐसा कुछ दिया नहीं तो आप कुछ नहीं करना है, बढ़ाया लिखना है, ठीक है। इंक्रीज कर दिया 10%। देन फाइंड आउट चेंज इन रोटर टॉर्क, कि रोटर टॉर्क में चेंज क्या होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, मैंने ये कल रिलेशन बताया था कि जो टॉर्क होता है वो सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर और स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अब हमें यहाँ पे स्लिप का कोई लेना देना नहीं है, तो मैं स्लिप को हटा दूं तो मेरे पास रिलेशन आएगा टॉर्क इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो इधर बच्चों, इनिशियली अगर मैं बात करूं बच्चों तो मैं मान लेता हूं कि स्टार्टिंग में मेरे पास जो वोल्टेज है वो V है, सप्लाई वोल्टेज। लेकिन बाद में मैंने वोल्टेज को 10% बढ़ा दिया, तो कहने का मतलब V तो आएगा ही आएगा, और V का 10% ऐड कर दो इसमें, तो 10% आपने निकाल लिया। तो टोटल फाइनल वोल्टेज कितनी आई? सप्लाई 1.1 वोल्ट, करेक्ट है। तो इनिशियल केस में तो टॉर्क हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर,
और फाइनल केस में टॉर्क हो जाएगा बच्चों 1.1 v का होल स्क्वायर। करेक्ट है। अब बच्चों आपको एक जनरल फॉर्मूला पता होगा कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। करेक्ट है। अब बच्चों T2 कितना है, तो 1.1 v स्क्वायर। तो जब आप ये स्क्वायर खोलोगे बच्चों तो आपके पास आएगा 1.21 v स्क्वायर। और टॉर्क 1 कितना है बच्चों, v स्क्वायर है। इसका मतलब v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। जब आप सॉल्व करोगे तो 0.21, क्योंकि 1.21 v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर होगा तो 0.21, और v स्क्वायर ऊपर कट ही जाएगा, कॉमन आ रहा है, इंटू 100, तो आंसर आएगा 21%। तो कहने वाला रोटर टॉर्क आपका चेंज होगा कितना, 21% चेंज होगा। समझ गए कहानी? ओके। अब देखो इसने कुछ बोला नहीं है तो मैंने बढ़ा दिया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर एन इंडक्शन मोटर द टॉर्क इज ए प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ। तो ये फॉर्मूला है बच्चों जनरल टॉर्क जो होता है इंडक्शन मोटर के लिए, जनरल टॉर्क फॉर्मूला होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, रोटर करंट एंड रोटर पावर फैक्टर। इन तीन चीजों के प्रोपोर्शनल होता है। तो करंट और पावर फैक्टर ऑफ मोटर, तो आंसर आएगा बच्चों आई का मतलब करंट, पावर फैक्टर एंड फ्लक्स। तो कहने का मतलब करंट आई, पावर फैक्टर और फ्लक्स, इन तीनों पे डिपेंड करता है। आंसर विल बी डी। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों जब अपने स्टार्ट करते हैं 3 फेस इंडक्शन मोटर, तो आपने ये जनरल फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन नेम प्लेट ऑफ मोटर। देखो बच्चों आप जब मार्केट में मोटर लेने जाते हो तो उसकी नेम प्लेट पे क्या इंफॉर्मेशन लिखी होती है, ध्यान दे इधर। जो गेट वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए ऐसे क्वेश्चन दिक्कत करते हैं बच्चों। और एसएससी जेई की एग्जाम देने जा रहे हैं जो, उनको मैं बता दूं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इनके क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करके जाएं बच्चों, क्योंकि अगर इनका रेशो बढ़ गया तो 20 से क्वेश्चन आएंगे इनके। और इनके क्वेश्चन होते हैं बड़े ही ऐसे थियोरेटिकल टाइप के होते हैं, जो आपको क्या करेंगे, या तो पता नहीं होंगे और या कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, वो थ्योरी है। ओके चलो, तो नेम प्लेट पे क्या लिखा होता है, देखो बच्चों नेम प्लेट पे लिखा होता है कि कितने हॉर्स पावर की मोटर है, नेम प्लेट पे लिखा होता है कितना आरपीएम है, ये भी लिखा होता है। नेम प्लेट पे फ्रेम का मॉडल भी लिखा होता है बच्चों, फ्रेम मॉडल कौन सा है, तो ये ध्यान रखें। इसका मतलब ये सारी चीजें नेम प्लेट पे लिखी जाती हैं, ठीक है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ओके नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर इज मोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ। ये कुछ नहीं है, मैंने बता रखा है बच्चों कि 3 फेस इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल पे ही काम करती है, ठीक है। और सेकेंडरी शॉर्टेड का मतलब है या तो लोड लगा है या सेकेंडरी क्लोज है, समझ रहे हो कहानी, करंट फ्लो बस। तो इसका मतलब वर्किंग एज ए ट्रांसफार्मर विद ए शॉर्टेड सेकेंडरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, ये पहले इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में आया था ये क्वेश्चन, उसके बाद में रिपीट होने लग गया। ये ग्राफ क्या है, इन्होंने बना रखा है उल्टा। कल मैंने टॉर्क का ग्राफ बनाया था बच्चों, तो टॉर्क का ग्राफ कुछ ऐसा आया था कि नहीं आया था। इन्होंने क्या है, इसको पलट दिया है। पलट दिया का मतलब, यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्लिप होती है 0 और यहाँ पे होती है स्लिप 1। और स्लिप 1 आपको पता है किस स्पीड पे आती है बच्चों, एनआर बराबर 0 पे। तो इन्होंने पूछा है क्वेश्चन देखो, इन द बिलो गिवन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। टॉर्क स्पीड दिया है तो बच्चों उल्टा ही बनाएगा क्योंकि स्पीड इधर बढ़ती है ना। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडक्शन मोटर स्टेबल रीजन है। स्टेबल का मतलब होता है बच्चों स्टार्टिंग में रीजन आपका स्टेबल रहे, तो स्टेबल मतलब लीनियर रहे, नॉन लीनियर बिहेवियर ना आए। इसका मतलब ये वाला जो जोन है ये नॉन लीनियर बिहेवियर दिखा रहा है और ये लीनियर बिहेवियर दिखा रहा है, तो दैट इज स्टेबल जोन। ऑफ स्टेबल जोन में कौन सा पॉइंट है, डब्ल्यू। समझ रहे हो ना बात को तो डब्ल्यू पॉइंट है स्टेबल जोन में, आंसर विल बी डी। ओके नेक्स्ट,
नेमा। अब ये नेमा जो भाई गेट वेट की तैयारी करते हैं, उन्होंने ना तो कभी सुना ना कुछ और, तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों एसएससी में आएंगे और आपको दिक्कत करेंगे। इसलिए अगर कोई बच्चा ये सोच के जा रहा है कि मैं एसएससी में बहुत इजी आता है और 100 में से 100 कर दूंगा, तो वो बहुत ही गलत राय है। ठीक है, सोच भी गलत है, क्योंकि बच्चों ऐसे क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन आपको दिक्कत करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यूईपी का सब्जेक्ट और एस्टिमेशन कोस्टिंग का सब्जेक्ट जो लोग इग्नोर करते हैं उसको ढंग से पढ़ो, क्योंकि स्कोर वहीं से बनेगा। ठीक है, स्कोर कहां से बनेगा? वहीं से बनेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि बाकी तो न्यूमेरिकल वगैरह थोड़ा बहुत फॉर्मूले सब करते हैं। ओके, देखो नेमा स्टैंडर्ड्स रेट मोटर्स अकॉर्डिंग टू। अब ये जो नेमा स्टैंडर्ड है ये मोटर को किसके अकॉर्डिंग रेट करता है? फ्रेम नंबर के अकॉर्डिंग, हॉर्स पावर के अकॉर्डिंग, वोल्टेज के अकॉर्डिंग, करंट के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना बच्चों, फ्रेम मॉडल के अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्रेम मॉडल अगर उनको पता चल जाता है तो सारी इंफॉर्मेशन पता होती है उनको। अब बच्चों एग्जाम में नेमा का पूरा नाम पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। नेमा का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। तो नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ठीक है, ओके। टॉर्क ऑफ ए मोटर, देखो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, ये तो जनरल फॉर्मूला है भाई। मोटर के अंदर टॉर्क तो होगा, और टॉर्क किस पे होगा? रोटर पे। अब रोटर पे बच्चों जब फोर्स लगेगा और इसकी जो परपेंडिकुलर सेंटर से डिस्टेंस होगी वो आर होगी, टेंजेंटियल डिस्टेंस। ठीक है, क्या होगी? आर। तो कहने का मतलब टॉर्क होता है फोर्स इनटू रेडियस, लेकिन एग्जैक्ट अगर फॉर्मूला लिखे तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस साइन थीटा। क्यों? देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, आपने कभी पंखा घूमते हुए देखा है क्या? पंखा देखा होगा, छत वाला पंखा घूमता है, तो ध्यान रखें बच्चों मैक्सिमम टॉर्क हमें तभी मिलता है जब हमारा रेडियस और फोर्स के अंदर 90 डिग्री का एंगल हो। हमेशा परपेंडिकुलर ही मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, ये चीज आपको पता होगी बच्चों। एक चीज बताओ, आप कभी दरवाजा खोलते हो, ठीक है, सेम चीज है, दरवाजा खोलते हो तो दरवाजे को आप यहां से पकड़ते हो, किनारे से, यहां से कभी नहीं पकड़ते। ठीक है, इसका मतलब किनारे से पकड़ के घुमाते हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है बच्चों। तो ध्यान रखें फोर्स और रेडियस अगर 90 डिग्री पे हैं तभी आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। इसका मतलब कई बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में ये वाला टिक कर देंगे। ये तो बच्चों मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, लेकिन रियल रिलेशन क्या है? तो रियल जो रिलेशन है वो है टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। इन एन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज, एयर गैप का मतलब बच्चों रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप। अब बच्चों एक बात बताओ, रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप बढ़ेगा तो एयर गैप लीकेज रिएक्टेंस बढ़ेगा, लीकेज रिएक्टेंस बढ़ेगा तो पावर फैक्टर क्या होता है बच्चों? पावर फैक्टर होता है R अपॉन जेड, और जेड में आपको पता है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों टर्म होती है कि नहीं होती पावर फैक्टर में? बोलो, होती है ना। जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जितना ज्यादा एयर गैप होगा, एयर गैप लीकेज रिएक्टेंस बढ़ेगा, लीकेज रिएक्टेंस बढ़ने का मतलब इम्पीडेंस बढ़ेगा, इम्पीडेंस बढ़ेगा तो पावर फैक्टर डिक्रीज होगा। तो ध्यान रखें इंडक्शन मोटर में अगर स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप बढ़ता है तो पावर फैक्टर विल डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट। स्टार्टिंग मेथड नॉट यूज्ड इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। बच्चों मैंने बताए थे आपको, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग मेथड बताए थे ना। तो बस क्या दिक्कत है? पहले की अगर बात करें, पहले वाला रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट। देखो बच्चों रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट वाला जो है, ये आप ध्यान रखें
ये लगता है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में, तो पहला ही हो गया। रेजिस्टेंस इन अ स्टेटर सर्किट, हाँ स्टेटर सर्किट में अगर बच्चों आप रेजिस्टेंस लगाते हो तो स्क्विरल केज में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मेथड मैंने आपको उन 3 मेथड में नहीं लिखवाया, लेकिन मैंने बताया है कि ये वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं करते बच्चों, क्योंकि अगर आप स्टेटर में रेजिस्टेंस लगा देते हो तो लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए रेजिस्टेंस की जगह रिएक्टेंस इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रिएक्टेंस में लॉसेस कम होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये तो वाउंड रोटर का है बच्चों, स्क्वायरल का नहीं है, लेकिन स्क्वायरल के अंदर ये 3 मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका मतलब आंसर आएगा कि रोटर सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टेंस लगा रहे हो तो ये तो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग मेथड है। समझिए कहानी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क? बताया ही हुआ है बच्चों, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की कंडीशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ R2 एंड X2 आर रोटर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रिस्पेक्टिवली। देखो बच्चों, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन होती है R2 बराबर SX2, लेकिन बच्चों इन्होंने बोला है मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग के अंदर तो बच्चों आपको पता है रोटर स्पीड क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में रोटर स्पीड 0 होती है। अगर रोटर स्पीड को हम 0 रखें तो स्टार्टिंग में स्लिप क्या होगी बच्चों, 1 होगी। इसका मतलब बच्चों ये वाली जो स्लिप है इसको 1 रखोगे तो R2 बराबर क्या निकल के आएगा, X2 निकल के आएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये रनिंग कंडीशन का है कि चल रही है, इसका मतलब स्लिप 1 नहीं है, 1 और 0 के बीच में है। लेकिन स्टार्टिंग की अगर बात करें बच्चों तो स्टार्टिंग के अंदर आपका एनआर क्या है, 0 है, तो स्लिप क्या होगी, 1, क्योंकि एनआर आप 0 रिप्लेस करोगे तो S1 आएगा, और 1 रखोगे तो R2 बराबर क्या निकल के आएगा बच्चों, X2 निकल के आएगा। तो कहने का मतलब आंसर विल बी डी। तो बच्चों ये ना जो चीजें हैं इनको याद रखो आप, ठीक है, एग्जाम में काम आएगी। नेक्स्ट देखो, वाई इज रोटर स्लॉट इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्क्यूड? ये स्क्यूड जो वर्ड है बच्चों ये मैं आपको बता दूं, स्क्यूड का मतलब होता है इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब तिरछा करना, समझ रहे हो, हिंदी में बोले तो तिरछा करना। तो ये चीज मैंने कल थोड़ी सी बताई थी, आज मैं पूरा बताऊंगा इसके बारे में। देखो बच्चों, हम इंडक्शन मोटर के 2 नाम होते हैं, आपने सुना होगा वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, एक तो ये होता है, शॉर्ट में लिखा भी जाता है बच्चों, ये चीज ध्यान रखें, ये शॉर्ट नाम भी याद रखें, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। और एक होता है SC स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, या कई बार R भी लगा देगा बीच में शॉर्ट में, ठीक है। तो ये 2 टाइप के रोटर होते हैं। तो इसने बोला कि यार स्क्वायरल केज के अंदर अपने जो रोटर के स्लॉट होते हैं उनको इंक्लाइंड क्यों करते हैं? तो बच्चों इसके 3 कारण हैं। एक तो यूनिफॉर्म टॉर्क लाने के लिए, क्योंकि बच्चों जैसे ही इंक्लाइन करते हैं रोटर बार को, क्योंकि रोटर के बार होते हैं उसके अंदर वाइंडिंग नहीं होती स्क्वायरल केज में, तो बच्चों एयर गैप जो आप देखोगे सब जगह एक जैसा एयर गैप है। तो सब जगह एक जैसा एयर गैप है तो बच्चों यूनिफॉर्म एयर गैप हुआ। अगर एयर गैप यूनिफॉर्म है तो आपको पता है कि उससे जनरेटेड फ्लक्स भी यूनिफॉर्म होगा, और जनरेटेड फ्लक्स भी यूनिफॉर्म होगा। तो अभी मैंने आपको जनरल टॉर्क का फॉर्मूला बताया था, फाई आई एंड कोस फाई। तो कहने का मतलब फाई अगर यूनिफॉर्म होगा तो बच्चों टॉर्क भी यूनिफॉर्म होगा, लेकिन टॉर्क ऑप्शन में दिया नहीं, लेकिन टॉर्क होता है। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर यूनिफॉर्म एयर गैप है तो ज्यादा नॉइस भी नहीं होगी, क्योंकि एयर गैप यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है, क्योंकि अगर ऐसा एयर गैप होगा तो नॉन यूनिफॉर्मिटी आएगी, और नॉन यूनिफॉर्मिटी आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क क्रिएट करेगी, नॉन यूनिफॉर्म साउंड क्रिएट करेगी, नॉन यूनिफॉर्म सिग्नल क्रिएट करेगी। इसलिए ध्यान रखेंगे कि स्क्वायरल केज में मैग्नेटिक हम, मतलब मैग्नेटिक जो नॉइस है, हमिंग नॉइस है, उसको कम करता है। टू डिक्रीज लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ रोटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। अब बच्चों मैं इसका डिटेल बताता हूं आपको, आगे आओ।
देखो ये होता है स्क्वायरल केज रोटर, कुछ इस टाइप का दिखता है। और इसमें बच्चों ध्यान रखना वाइंडिंग नहीं होती, इसमें होते हैं रोटर बार। और ये बार मैंने शायद कल भी बताया था कि एक कॉपर की रिंग होती है, उससे आपस में शॉर्ट कर दिए जाते हैं, भाई सेकेंडरी शॉर्ट होता है, ठीक है। अब इसके फायदे क्या है, एक तो यूनिफॉर्म टॉर्क मिलता है, एक बच्चों यूनिफॉर्मिटी के कारण साउंड जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और एक लॉकिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। अब लॉकिंग क्या है समझो ध्यान से। देखो बच्चों होता क्या है, स्टेटर के स्लॉट और रोटर के स्लॉट है, अगर ये स्लॉट एक दूसरे के सामने हो तो बच्चों एक बात बताओ, स्टेटर और रोटर का जो मटेरियल है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है ना, सही है। मैग्नेटिक मटेरियल है या नहीं है, पहले बोलो हाँ सही है। अब बच्चों एक में नॉर्थ होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे में क्या होगा, साउथ। तो ये आपस में क्या करेंगे, दोनों के बीच में अगर एयर गैप एक जैसा है तो ये मैग्नेटिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने का मतलब है कि रोटर आपका स्टेटर के साथ एकदम से जकड़ा जाएगा, मतलब एकदम लॉक हो जाएगा। समझ रहे हो कहानी। इसलिए हम क्या करते हैं, रोटर के स्लॉट को थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं। इंक्लाइन करने से क्या है बच्चों, यहाँ तो एयर गैप अलग है, यहाँ एयर गैप अलग है। इसका मतलब ये वाला जो एयर गैप है, इस एयर गैप को न्यूट्रलाइज कर देता है, इस अट्रैक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है, और रोटर आपका लॉक नहीं होता, घूमता रहता है। क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट स्टेटर के स्लॉट के फ्रंट में नहीं आया ये। समझ रहे हो बात को, एग्जैक्ट स्टेटर के स्लॉट के फ्रंट में नहीं है तो मैग्नेटिक लॉकिंग होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एयर गैप ज्यादा है बच्चों। एयर गैप ज्यादा है तो रिलक्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ का फील्ड वीक होगा, यहाँ का स्ट्रांग होगा, तो ये वीक और स्ट्रांग एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, और ओवरऑल आपका रोटर मूव होता रहेगा। समझ रहे हो बात को। तो लॉकिंग समझ में आ गई। लॉकिंग का मतलब होता है स्टेटर और रोटर के स्लॉट को लॉक होना, और लॉकिंग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रोटर के स्लॉट को इंक्लाइन कर देते हैं, या बच्चों रोटर के स्लॉट को कम कर देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इन थ्री फेस इंडक्शन मोटर स्टेटर वाइंडिंग इज डिस्प्लेस्ड बाय फ्रॉम ईच अदर। देखो भैया वाइंडिंग है तो वाइंडिंग तो थ्री फेस ही होगी, और थ्री फेस आपको पता है 120 डिग्री होगी। अब सारे ऑप्शन दे रखे हैं इलेक्ट्रिकल 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 इलेक्ट्रिकल, इसका मतलब 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल एंगल होता है। अब ना एक मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये एसी मशीन में काम आता है बच्चों, ठीक है। तो आप यही याद कर लो, इसको रट्टा मार लो, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, ठीक है। तो थीटा इलेक्ट्रिकल होता है P/2 थीटा मैकेनिकल, ये रिलेशन है, ध्यान रखें। आगे मैं बताऊंगा, अभी जब मैं सिंक्रोनस के क्वेश्चन करवाऊंगा तब बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल अलग अलग होता है, और ये क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में ये फॉर्मूला आ जाता है, इसलिए फॉर्मूला याद रखो। थीटा इलेक्ट्रिकल होता है P/2 थीटा मैकेनिकल। इसका मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिकल एंगल दिया है और आपको उस मशीन के पोल दिए हैं तो आप थीटा मैकेनिकल निकाल सकते हो। समझ रहे हो कहानी, ओके। तो P यहाँ पे पोल है, ये थीटा मैकेनिकल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर द मशीन में रिफ्यूज टू स्टार्ट। भाई स्टार्टिंग में मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है एट ऑल, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्रॉलिंग, कॉगिंग, स्टॉलिंग। देखो स्टॉलिंग वर्ड यूज में नहीं लेते यहाँ पे, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि रुका हुआ है तो आप, ये तो जनरल वर्ड हो गया स्टॉलिंग। सिंगल फेजिंग, तो आंसर बच्चों इन दोनों में से एक होगा। तो बच्चों स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, अगर आपकी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है तो इसका एक ही कारण है, इसका कारण ये है कि रोटर का स्लॉट स्टेटर के स्लॉट के साथ लॉक हो गया, इसका मतलब लॉकिंग हो गई, ठीक है। लॉकिंग का मतलब कॉगिंग भी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कॉगिंग या लॉकिंग एक ही वर्ड है बच्चों, याद रखें। कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग सेम वर्ड। अब बात आती है क्रॉलिंग क्या है। देखो बच्चों क्रॉलिंग, जैसे अपने बोलते हैं ना कि शी इज क्रॉलिंग, है ना, ही क्रॉल्ड, या स्नेक इज क्रॉलिंग, कि सांप रेंगते हुए चल रहा है ना।
तो रिंगण होता है, रेंगना होता है, मतलब कंपन। तो ये क्रॉलिंग की कंडीशन क्या आती है बच्चों? देखो, जब आप लोड बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके रोटर पे बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, और रोटर आपका जब सिंक्रोनस स्पीड की 1/7 स्पीड पे रोटेट हो, मतलब बहुत कम स्पीड पे रोटेट हो, सिंक्रोनस स्पीड की 1/7 स्पीड पे रोटेट हो आपका रोटर, तो उस कंडीशन को कहते हैं क्रॉलिंग। क्या कहते हैं बच्चों? क्रॉलिंग कहते हैं। कहने का मतलब, अगर सिंक्रोनस स्पीड 1/7 पे रोटेट हो रही है तो उसे कहते हैं क्रॉलिंग। और ये 1/7 क्या है? 7 का मतलब 7th हार्मोनिक, ठीक है? तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉलिंग। तो यहाँ पे आंसर इस क्वेश्चन का आएगा कॉगिंग। और क्रॉलिंग क्या होता है? इंडक्शन मोटर का ns/7 स्पीड पे रोटेट होना क्रॉलिंग कहलाता है, और कॉगिंग का मतलब मैग्नेटिकली लॉक हो जाना, ठीक है? तो ये थी बच्चों आज की क्लास, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने मित्रों के साथ। क्यों? ज्यादा से ज्यादा व्यू आते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना? कम व्यू आते हैं तो फिर ऐसे मजा नहीं आता, क्योंकि मेहनत लगती है, मेहनत ज्यादा लगती है, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने मित्रों के साथ। और हाँ, कौन सा सब्जेक्ट आप पैरेलली करना चाहते हो? पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर प्लस एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग, या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, या मेजरमेंट? आप इन चार में से कोई सब्जेक्ट पैरेलली करना चाह रहे हो, थ्योरी विद क्वेश्चन, तो मेरे को बता देना। दिन में मैं 2 लेक्चर अपलोड कर दूंगा, मशीन भी होगा और पावर सिस्टम भी होगा। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।